उसी को आगे लेकर हमने चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो जीडीपी हम पढ़ चुके हैं, जीएनपी पढ़ चुके हैं, एनएनपी पढ़ चुके हैं, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम पढ़ चुके हैं और इसका हमने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किया था और वो मैंने उससे मिलता जुलता एक प्रैक्टिस नोट्स में भी शामिल कर दिया। ठीक है जी। तो चलिए इसी के ऊपर बात को अपनी को जारी रखते हैं उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो लेट ऐड द स्लाइड्स एंड देन गो बैक टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। तो देखिए जो हमारा एग्जामिनर है वो कॉन्टीन्यूसली जो हमें न्यूमेरिकल दे रहा है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से दे रहा है। चूँकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे हमारा काफ़ी सारा कोर्स बेस करता है, बल्कि इकोनॉमिक्स का मेन हिस्सा इस पे बेस करता है, इससे इस टॉपिक को तकरीबन पिछली अटैम्प्ट्स में से अगर देखा जाए तो हर बार यही तरीका पूछा जा रहा है बार बार। इसके अंदर क्या है जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए या रियल आउटपुट कह लीजिए या जीडीपी कह लीजिए कि उसको मेजर करने का जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया इन्होंने वो ये है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये मेथड अडॉप्ट किया हुआ। यानी कि आपसे एक तो कंजम्पशन, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, स्पेंडिंग, तो एक तो कंजम्पशन स्पेंडिंग सी, दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इसके ज़रिए जीडीपी निकाला जा रहा है और ये जीडीपी कहलाता है, इसके ज़रिए जीडीपी निकाला जा रहा है और ये जीडीपी कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर हमें कन्वर्ट करना हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना हो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या ऐड करेंगे क्या माइनस करेंगे बच्चों? जी मोहम्मद अली, अब्दुल हसीब, शाबाश। तो इसके अंदर हम सब्सिडीज़ को ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे बच्चों? माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं उस पर टैक्स लगा हुआ है तो इसको टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये बातें अगर हमें याद हैं तो हम सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आया है। मैं इस वक्त जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग 16। एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसका पहला सेक्शन जो है वो 7 मार्क्स के लिए है और दूसरा सेक्शन जो है वो 3 मार्क्स के लिए। दूसरा सेक्शन बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा है, जिसके अंदर उसने आपसे डायरेक्टली ये कहा है कि आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि कोई ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो कि बता दो। बताने का मतलब हेडिंग लिख दो, 6 टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट कॉमनली फेस्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो 6 पॉइंट्स का 6 पॉइंट्स लिखोगे, 3 उसके मार्क्स होंगे, इसका मतलब आधा मार्क्स है ईच हेडिंग का।
और वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं? इलिटरेसी है, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ है, स्टेटिस्टिशियन नहीं है हमारे पास, बार्टर सिस्टम है, ब्लैक इकोनॉमी है, ठीक है जी, उसके अलावा डबल काउंटिंग है। तो आप ये प्रॉब्लम्स अगर 5 या 6 लिख देंगे तो उसके अलावा जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है हमारे पास मेयर की। तो ये जो है आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है जी, चॉइस ऑफ मेथड एक इशू है। अगर ये आप लिख देते हैं बच्चों, सिर्फ हेडिंग बना दे, हेडिंग लिख देते हैं सिर्फ, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है लिस्ट बना दो। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपको इसके 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई डिडक्शन होने के चांसेस ही नहीं है इंशाल्लाह। बाकी रही बात ये कि ये जो ऊपर वाला सवाल है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन दी हुई है, उसने हमें टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, उसने हमें जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसने हमें कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, सब्सिडीज़, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्राम अब्रॉड दी हुई है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, कैपिटल डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो तकरीबन तमाम चीज़ें उसने दी हुई हैं, जिससे पहला पार्ट तो बड़ी आसानी से आपके सामने आ जाएगा, बल्कि बाकी भी कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर प्राइस, दोनों पे निकालना है। सो इट्स वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हेड्स को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम हेड्स को। तो यहाँ पे हमने लिख दिए हेड्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने वैल्यू। तो हेड्स में सबसे पहले हम लिखते हैं द डोमेस्टिक कंजम्पशन नंबर 1। तो पुट इट डोमेस्टिक कंजम्पशन, बहुत बड़ा फिगर है डोमेस्टिक कंजम्पशन का हमारे पास, जो कि है 2,30,000 बिलियन। तो हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं कि हम वैल्यू जो लिख रहे हैं वो बिलियन रुपीस में लिख रहे हैं, ताकि बार बार बिलियन का जो रोला है वो ना पड़े मुझे लिखने के लिए, बिलियन रुपीस में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ये 2,30,000 बिलियन रुपीस की है। अब इसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो चीज़ एडअप करनी है वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट यहाँ किस तरह दी हुई है शाबाश, व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट? जी शाबाश, इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है कैपिटल फॉर्मेशन। और ये कैपिटल फॉर्मेशन का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि लोग सेविंग करते हैं, सेविंग करके पैसा बैंकों में रखते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, वो आगे पैसा बिजनेसेस को देते हैं और बिजनेसेस फिर उससे मशीनें, टूल्स और इक्विपमेंट ख़रीदते हैं। तो ये इन्होंने हमें दे दिया इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये सी है और जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है ये आपका आई है। अब जो आई है वो कितना दिया हुआ है, लेट मी सी, डेट इज़ 58650, यानी 58650 ये दिया हुआ इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे में लिखे हुए हैं, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये आ गया आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये हो गए 80500। दीज आर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब 3 चीज़ें कवर होगी। अब रहेगी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इन्होंने हमें नेट की शक्ल में नहीं दी,
इन्होंने हमें एक्सपोर्ट्स अलहदा दिए हैं, इंपोर्ट्स अलहदा दिए हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि हम इन दोनों को उसके टेबल के अंदर ट्रीट करते हैं, बजाय इसके कि नेट एक्सपोर्ट लिख कर ट्रीट करें। तो हम टेबल में ले जाते हैं उठा के कि एक्सपोर्ट जो है हमारी, एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स है हमारी डेट इज आई थिंक गलत लिख दिया मैंने, 8050, दिस इज अवर एक्सपोर्ट्स, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज आई हैव नोटेड डाउन फ्रॉम माई नोटबुक, तो वो 51750। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे लिखी थी मेरा हाल है, इसलिए हाँ ऊपर नीचे थी इसलिए गलत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब करेक्ट कर लिया इसको मैंने। अच्छा, अब कर लेते हैं किसको जी, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट्स है, यहाँ पे मैंने m लिख दिया, इंपोर्ट्स की वैल्यू वहाँ से जाके देखिए ज़रा, ये इंपोर्ट्स की वैल्यू थी, ये एक्सपोर्ट की है, तो इंपोर्ट की वैल्यू आपकी 74750 मीन्स 74,750 बिलियन। अब अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, चूँकि ये इंपोर्ट है, और इसको एक दफ़ा सम अप कर लें, तो फिर ये हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। और याद रहे कि जो गिवन वैल्यूज़ पे जीडीपी दिया होता है वो अमूमी तौर पे मार्केट की प्राइसेस से इन्होंने जमा किया होता है, इसलिए ये जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कहलाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कहलाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस टोटल किया किसी बच्चे ने, कितना बनता है, ताकि मैं अपना टोटल भी टैली कर लूँ उसके साथ। जी शाबाश। तो एक बच्चा है, इसका नाम है हिना इकराम, ये बच्ची है, इसने मुझे टोटल करके दिया है, और ये है 34, और उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, जो जवेरिया है, महानूर है, मोहम्मद अली हैं। ठीक है जी। तो इस क्लास में जो है ना, फीमेल्स आर वेरी डोमिनेटिंग एंड वो वर्किंग। अच्छा एनीवे, अच्छा मॉर्निंग में रिवर्स है, मॉर्निंग में 9 बजे क्लास में वहाँ लड़के ऐसे ही पेश होते हैं जैसे यहाँ लड़कियाँ। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अब बात कर लेते हैं जनाब यहाँ पे कि हमें जीडीपी एट फैक्टर प्राइस निकालना है, जिसके लिए अभी हम सोच के निकले थे कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो, सब्सिडीज़ को ऐड कर दो। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ये लिखे हुए हैं, टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज 69,000। तो ये हमने क्या करने हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हमने माइनस करना है। तो टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर जो कि हमारे 69,000 है, इसको हम निकाल देते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड कर देते हैं। सब्सिडीज़ भी यहाँ दी हुई हैं, ये दी हुई है सब्सिडी, और सब्सिडी है 5750। सब्सिडी हमेशा टैक्सेस के मुकाबले में बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ, ये टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है जी, जिनको आप टी लिख रहे हैं, और ये सब्सिडीज़ हैं, और सब्सिडीज़ जो हैं वो हैं बहुत थोड़ी सी होती है हमेशा टैक्सेस के मुकाबले। जाहिर है हुकूमत ने उन्हीं टैक्सेस से सारे काम चलाने होते हैं, तो उसमें से सारी सब्सिडी दे दे तो अपने काम कैसे चलाएगी, लिहाजा सब्सिडी बहुत थोड़ी होती है। तो सब्सिडी ऐड होती है, टैक्सेस जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर। तो ये 828 माशाल्लाह बच्चों ने तो कर भी लिया, 282900। ठीक है जी, मोहम्मद हलील है, महानूर है, मोहम्मद अली हैं, तो इन्होंने पहले ही करके मुझे बता दिया है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आएगा। अब इतना काम करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर मिले। 3 नंबर तो हमें इसके मिल गए स्ट्रेट अवे, जो हमने ये जो लिस्ट सी बनाई थी, और 3 नंबर हमें इसके मिल गए, 3 मार्क्स हमने इसके रिटेन कर लिए इस पार्ट के। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, ये है इसका ए का फर्स्ट पार्ट हमारा हल हो गया। जज्बाती नहीं होना, जब आपने सवाल हल करना है
तो पार्ट वाइज हल करना है, आपने नहीं देखना मुझे आता है मैं सारा हल कर देता हूँ, नहीं, पार्ट वाइज करना है। अब जब आप चलोगे नेक्स्ट पार्ट में तो आप मेंशन करोगे कि अब आप सेकंड पार्ट हल करने लगे हो, तो आप लिखोगे कि यू आर सॉल्विंग ए सेक्शन सेकंड पार्ट, और साथ आप मेंशन करोगे कि आप वहाँ से डेटा फॉलोड फ्रॉम पार्ट 1, आप पार्ट 1 से डाटा फॉलोड कर रहे हो, क्या फॉलो करके वहाँ से क्या लेके आ रहे हो, वहाँ से आप एक तो लेके आ रहे हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो एक तो वहाँ से हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस वहाँ से लिया है, ठीक है, जो कि हमारा है 34615, ज़रा चेक कीजिएगा मैं सही लिख रहा हूँ। और दूसरा वहाँ से हम लेके आए हैं जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, तो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस ये भी हम वहीं से लेकर आए हैं, या फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम वहाँ से बारो करके लाए हैं, और वो है हमारा 282900। अब करना क्या है हमें इस पार्ट में, हमें ये कहा गया है कि इस पार्ट में आपने निकालना है जीएनपी, और जीएनपी निकालना है मार्केट प्राइस पे और फैक्टर प्राइस पे। तो देखिए जीएनपी निकालने के लिए हमें जीडीपी के साथ किस चीज़ को ट्रीट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, किस हवाले से बच्चों? जी डेप्रिसिएशन, नहीं डेप्रिसिएशन तो माइनस करेंगे जब हम जीएनपी को एनएनपी बनाएंगे, हम जीडीपी को जीएनपी बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें से हम नेट प्रॉपर्टी इनकम अगर नेगेटिव होगी माइनस कर देंगे, पॉजिटिव होगी तो उसे ऐड कर देंगे, तो इसमें ट्रीट करेंगे हम नेट प्रॉपर्टी इनकम को। तो देखते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम हमारी जो है वो ये आ गई। तो अगर इसके अंदर हम नेट प्रॉपर्टी इनकम को ट्रीट कर दें, साथ ही नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये आई है 4750, ठीक है, और मेरे जो हिसाब से बनता है ये बनता है 35900, ठीक है जी, और ये बन गया मेरा जीएनपी, ये मेरा बन गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और यहाँ से भी जब मैं नेट प्रॉपर्टी इनकम को जो है मैं ट्रीट कर लेता हूँ 4750, तो ये मेरे पास आ जाता है आपका 387,650, जो कि मुझे बताया है, किसने बताया है, शाबाश। तो ये मेरा आ गया जी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये बच्चों अगर ये भी मैंने हल कर लिया है तो मेरे जो स्कोर यहाँ पे मुझे मिलेगा, जो भी मैं देख के आऊँ 2 स्कोर मुझे इसका मिलेगा। अब 3 स्कोर मैंने 6 हेडिंग सही लिखे, तो मुझे जाहिर है आधे नंबर का एक हेडिंग है सही लिखा है, तो आई विल गॉट हाफ मार्क्स फॉर ईच हेडिंग। 3 मार्क्स वो मैंने ले लिए, ये न्यूमेरिकल है इसके भी 3 पूरे, और ये न्यूमेरिकल है इसके भी 2 पूरे। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या चाहिए। आगे हमें चाहिए है थर्ड पार्ट, जिसके अंदर नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर प्राइस, और इसके भी मुझे 2 स्कोर मिलेगा। तो अब मैं फिर इमोशनल नहीं हूँगा, मैं बड़े आराम से लिखूँगा कि ये मेरा ए का थर्ड पार्ट है, और मैं डाटा फॉलो करके ला रहा हूँ, ठीक है जी, डाटा फॉलोड फ्रॉम पार्ट
पार्ट 2 से मैं डाटा फॉलो करके ला रहा हूँ। उधर से क्या मैं लेके आ रहा हूँ, उधर से एक तो मैं GNP एट मार्केट प्राइस कॉपी कर रहा हूँ, एट मार्केट प्राइस कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर तो आप जो है वो बगैर पॉइंट्स यानी बगैर पार्ट को अलग अलग किए कैलकुलेट करेंगे तो फिर स्कोर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो वो एक पार्ट को अलहदा देखेगा, दूसरे को अलहदा देखेगा। तो वहाँ से मैं जो लेके आया हूँ GNP, वो बनता है मेरा 350900। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ वो है GNP एट मार्केट कॉस्ट, सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट वहाँ से लेके आया हूँ, और वो जो फैक्टर कॉस्ट है, लेट मी चेक, वो है मेरा 3 नहीं, सॉरी, इट इज़ 2। ठीक है, तो वो है मेरा 287650। ठीक हो गया बच्चों? तो ये मेरा 287 है। थैंक यू फॉर आस्किंग। जवाद अली ने बताया मुझे ये कि ये इस तरह से, और महानूर फातिमा ने एक्चुअली मुझे करेक्ट किया यहाँ पे, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इसे कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं समझा रहा होता हूँ तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो कोई मसला नहीं, वो ज़ाहिरी बात है कि स्टूडेंट से पूछ के ही करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अब GNP मेरे पास आ गया है फैक्टर कॉस्ट भी और मार्केट कॉस्ट भी। अब मुझे निकालना है NNP। अब NNP दो तरह का चाहिए, एक तो NNP चाहिए है एट मार्केट प्राइस, और इसमें एक वैल्यू कोई ऐसी है जिसको हमने लेके चलना है, और वो वैल्यू कौन सी अब मुझे लानी पड़ेगी वहाँ से, और दूसरा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चे को मशवरा दे रहे हैं मुझे, मैं बस देख रहा हूँ अभी, बच्चे मशवरा दे रहे हैं कि सर डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो इसमें से आप माइनस कर दें। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट सवाल में से जाके देखनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डेट्स 23,000 है, 23,000 सिंपल जहन में रख लें, 23,000। चलिए जी, 23,000 क्या चीज़ है? 23,000 है कैपिटल डेप्रिसिएशन, कैपिटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, एंड देन इट्स अगेन कैपिटल डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल डेप्रिसिएशन मेरी आ गई 23,000। अच्छा जी, अब ये 23,000 मुझे इसमें से माइनस करनी है, चूँकि डेप्रिशिएट हुई है तो ये कम हो जाएगी। कम हो गई तो जनाब ये इसको इसमें से मैंने माइनस किया, तो बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर 327 आगे क्या है, 900 बिलियन, ये आ गई हमारा NNP एट मार्केट प्राइस। और जो दूसरे वाला है वो आ गया, शाबाश, कितना आ गया, कितना आ गया, कौन निकालेगा? खलील, महानूर बेटी जी, 264,650। ज़ाहिर है वो जीरोस तो उसमें से माइनस ही कुछ नहीं होना, ये होगी बात। अब ये भी निकल आया, तो ये 2 मार्क्स इसके आ गए हमारे, वी गॉट 2 मार्क्स। लीजिए जी, तो ये सवाल हल हो गया। इस सवाल में कमो बेश मुझे ये लगता है कि अगर बंदा थोड़ी सी ज़रा तरीके से लिखे कि मैंने ये डाटा फलां से फॉलो करके लाया हूँ, पार्ट का ख्याल रखे कौन सी चीज़ किस पार्ट में पूछी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें आप GDP पार्ट 1 में है, आप GNP भी पार्ट 1 में निकाल देते हैं, तो फिर गलती तो आपकी है, वो तो GDP के नंबर असूली तौर पर उसे लगा के साइड पर हो जाना चाहिए। तो आप भूल जाए, नहीं जल्दी से GNP भी निकाल दो, बाद में ओ हो GNP तो पार्ट 2 में पूछा था, मैं पार्ट 1 में लिखा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए किस पार्ट में क्या मांगा गया है, प्रोफेशनली उस पार्ट में वही लिखें ताकि नंबर पूरे मिले। अगर ऐसा होगा तो 7 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, 3 वहाँ से आ जाएंगे, बहुत कोई कम हो गया तो 9 हो सकते हैं, 9.5 हो सकते हैं, इससे नीचे नंबर नहीं जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये मेरा ख्याल है कि इट्स स्प्रिंग सीज़न था, कोई इतनी गर्मी के दिन नहीं थे, बच्चे एग्ज़ाम देने गए, पता नहीं कोई ज़्यादा पराठे खा गए हैं या नाश्ता नहीं करके गए, वहाँ भूख लग गई है, किया क्या जाके।
ज़्यादातर बच्चों ने, ये एग्जामिनर का सोल्यूशन है, ये वैसे मैं आपको भेज दूंगा एहतियातन। तो उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, उन्होंने वहाँ जाके ये किया है कि उन्होंने इन दिस क्वेश्चन कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर प्राइस। हुआ क्या, द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज क्वाइट पुअर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत पुअर हुई। क्यों पुअर हुई? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू गिव फुली करेक्ट आंसर, चंद एक स्टूडेंट ही करेक्ट आंसर दे पाए। However, because of relatively lenient marking, एग्जामिनर हमारा बड़ा सॉफ्ट दिल का है, उसने lenient marketing plan फॉलो किया एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर सम मार्क्स। तो जब उसने लीनियंट किया वही ना कि जीएनपी उधर निकाल दिया, जीडीपी इधर कर दिया, तो थोड़ी लीनियंट उसने स्कीम ली ताकि कुछ नंबर तो सिक्योर हो जाएं, ताकि बच्चे कम पास हो रहे हैं तो ज़्यादा पास हो जाएं। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किया, डिड नॉट रीड द क्वेश्चन करेक्टली, क्वेश्चन देखा ही नहीं। गिव वन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी विदाउट स्पेसिफाइंग वेदर द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस आर फैक्टर कॉस्ट। वो कह रहा है कि उसने देखा ही नहीं कि मैंने मार्केट प्राइस पूछी है या फैक्टर कॉस्ट पूछी है, उन्होंने एक ही कैलकुलेशन रख के कर दी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि पार्ट कौन से में क्या करना है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट शो एनी वर्किंग जस्ट ऑन कंप्यूटेड द फाइनल फिगर, उन्होंने कैलकुलेटर पकड़ा और फाइनल फिगर डायरेक्ट लिख दिया। अब फाइनल फिगर डायरेक्ट लिखने में नुकसान क्या है? अगर तो आपकी फाइनल फिगर ठीक है फिर तो कुछ नंबर आपको ज़रूर देगा, लेकिन मसला ये है कि अगर फाइनल फिगर भी गलत है तो दे कुड नॉट सिक्योर एनी मार्क्स, यानी कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इन केस द फाइनल फिगर वाज इनकरेक्ट। अगर फाइनल फिगर इनकरेक्ट हो गया तो फिर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और यही हुआ कि फाइनल फिगर इनकरेक्ट हो गया, फाइनल फिगर इनकरेक्ट हो गया और कोई भी नंबर वो हासिल ना कर सके। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। ठीक है जी, तो ये ज़रा ख्याल रखना है। अच्छा, और अगर सही लिख भी देते तो तब भी उसने ये नहीं कहा कि मैं पूरे मार्क्स दे देता। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ना लिखने का डबल नुकसान, प्रोसेस ना लिखने दे नंबर तो कम आएंगे ही, और अगर आंसर गलत हो गया तो टोटली कुछ नहीं आएगा। लेकिन लिखने का डबल फ़ायदा कि अगर आंसर सही हुआ तो पूरे नंबर, और अगर आंसर गलत भी होगा तो प्रोसेस के नंबर तो मिल ही जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम प्रोसेस ज़रूर लिखा करें, ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अच्छा बच्चों, अब ये हो गया जी हमारा जो एग्ज़ामिनर का मामला। अब यहाँ से आके एग्ज़ामिनर डिसहार्ट हो गया। अगले चंद सेशन हम तैयारी तो कराते रहे, उसने ये न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं। उसने ये न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं। उसने क्या किया जी कि फिर ये न्यूमेरिकल दोबारा पूछा आके ऑटम 18 में आके, व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन ऑटम 18, 3 अटेम्प्ट्स के बाद। और क्या पूछा, 5 मार्क्स कर दिए, पार्ट्स नहीं बनाए, 5 मार्क्स कर दिए, सीधे सीधे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछ लिया एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर प्राइस। मेरे नज़दीक इसके अंदर कोई मुश्किल बात थी नहीं, क्योंकि पहला सवाल अगर प्रैक्टिस सही किया हो तो ये तो उससे आधा है। तो हुआ ये कि जी यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ यूँ देखने में आई। अच्छा, पहली बात ये कि ये सवाल हल करना है कि आप लोग कर लेंगे जी, शाबाश, कैन यू डू इट, आप कर लेंगे इसको, शाबाश, कर लेंगे तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। अच्छा, अब हुआ ये जी कि इसमें क्या हुआ, इसमें अब ये मामला कुछ इस तरह से बना कि जनाब जब उन्होंने ये सवाल पूछा बच्चों से तो उन्होंने क्या किया कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बजाय इसके कि इसको इस एंगल से सॉल्व करते, उन्होंने मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड confused between GDP and GNP at market price।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जो हम जीडीपी और जीएनपी कैलकुलेट करते हैं पता नहीं वो मार्केट प्राइस पे करते हैं या फैक्टर प्राइस पे करते हैं। उन्होंने सोचा हम फैक्टर प्राइस पे करते हैं और फिर बाद में उसको ट्रीट करके उसे मार्केट प्राइस डिक्लेयर कर दिया, तो कंफ्यूज करके। अच्छा, अब याद रहेगा कि हम कैलकुलेट मार्केट प्राइस पे करते हैं और जब उसको ट्रीट करते हैं सब्सिडीज और टैक्सेस से तो फिर वो बन जाता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। सो ओनली फ्यू could calculate even attempt the to the calculate GNP at factor cost। सिर्फ चंद एक लोगों ने कैलकुलेट किया फैक्टर कास्ट के ऊपर इसको। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं और फिर वो कहते हैं मैं सही करके आया था सर, मैंने सारा काम किया था। लेकिन अगर काश के वो पेपर कभी हम मेरे सामने लाएं और मेरे स्टूडेंट को लाएं तो कम से कम उसकी जो है ना तबीयत ठीक की जाए कि आप कर क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट पास हो रहे होते हैं, तो फिर हमें शिकवा नहीं होता कि चलो यार चंद एक परसेंट है, लेकिन वो क्यों करती है गलतियाँ, टेस्ट में पेयर नहीं होते, टेस्ट देते ही नहीं, काम अब कहा है यानी एक सवाल दिया है, ये करके फौरी तौर पे एक पेज पे आपको हल करके तो अपलोड कर देना चाहिए। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सॉल्व करना है और मैं जो पहले वाले हैं उनको तो कम से कम खुद चेक करूँगा। तो ये आपने जो है ये फौरी तौर पे सॉल्व करके अपलोड करना है। काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्या ख्याल। तो लिहाजा ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। और मोस्टली जो सीए के बच्चे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तकरीबन 80-90% काम करने वाले होते हैं जो मेरे पास आते हैं, और उसमें से मोस्टली क्वालिफाई कर चुके होते हैं। यानी वही बच्चे जो आगे मेरे पास कैप 4 पढ़ रहे होते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात क्या है कि ये है एहसास ज़िम्मेदारी। टेस्ट टाइम पे दो चीज़ों को खुद से प्रिपेयर करो और अगर जो टीचर ने काम दिया उसे फ़ौरन करें। उसके बाद यही सवाल रिपीट हो गया ऑटम 19 में। ऑटम 19 में फिर उसने वो झमेला ही नहीं डाला, चूँकि 2 दफ़ा वो तजर्बा कर चुका था कि ये भूल जाते हैं मार्केट प्राइस को। इस दफ़ा उसने वही सवाल दिया जो बच्चों ने हमेशा शौक से करते हैं कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी निकाल दो और सिर्फ मार्केट प्राइस पे निकाल दो और 4 नंबर पूरे ले लो। तो 4 मार्क्स का उसने सवाल दे दिया। क्यों जी, इसमें कोई मुश्किल है? जी, कोई मुश्किल है इसके अंदर? नो। तो ये भी आपकी असाइनमेंट में शामिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ जो इसका बी पार्ट है क्या वो मुश्किल है? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने का मतलब मुख्तसर सा लिखना। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स। डिस्क्राइब कर दो 3 इंजेक्शन और 3 विड्रॉल को और 6 नंबर ले लो। क्या मुश्किल है जी? इंजेक्शन कौन कौन से हैं? इंजेक्शन है जी, शाबाश। कौन सा इंजेक्शन है? इन्वेस्टमेंट जी, शाबाश। और नेक्स्ट एक और लिखेंगे, 3 लिखने हैं अभी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गुड। अच्छा, तीसरा कौन सा है? एक्सपोर्ट, गुड। इसको ब्रीफ कर देना आपने। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज अ स्पेंडिंग ऑन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द फॉरेन बायर। ठीक है जी। विड्रॉल, विड्रॉल क्या है? सेविंग्स विच आर कैप्ट, शाबाश। सेविंग्स विच आर कैप्ट एज होर्डिंग and taxes which are collected and not consumed or consumed on non-developing expenditure. And then the government then the government here imports, imports goods so bought by the locals of foreign companies are sale of foreign goods and services in the local economy, that is called import। तो ये बच्चों 3-6 चीज़ें लिख दी तो आपके ये 6 नंबर हैं। 5 तो लाजमी दे देगा आपको। तो बताइए, 4 नंबर वहाँ से पूरे लिए हुए, इधर से चलो 5 ही ले लें, चले यार 4 ही ले लें, तो 4 × 4 कितने हो गए? 8 नंबर हो गए। तो तकरीबन आप हर क्वेश्चन में 7, 8, 8, 8 मार्क्स लेते जाएं मैक्रो में,
तो मैं कहता हूँ जी 8 इंटू 5, 40 मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाते हैं। अभी MCQs पड़े हुए हैं, अभी आपके पास जो है वो क्या नाम लेते हैं, माइक्रो का पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है। तो फेल होने के कहाँ चांसेस हैं, ये तो क्वालिफाई करने के ठीक ठाक चांसेस हैं यहाँ पे। तो बात ये कि बैटलफील्ड को देखो तो फिर पता लगता है कि सिचुएशन क्या बनती है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप इसी तरह काम करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे क्वालिफाई। एक एक चीज़ देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर पास पेपर देखते हैं, पास पेपर सारे सॉल्व करते हैं, तो और क्या है। अच्छा, अब आ गई बात ये, इवन हम तो उसके कमेंट्स भी नहीं छोड़ते, वो भी डिस्कस करते हैं कि यार क्या मामला चल रहे हैं। चलिए जी, अब बात आ गई है कि स्प्रिंग 19 में एक MCQ मैंने चूज़ कर लिया। ऐसे बहुत सारे MCQs होते हैं आमतौर पे, तो मैंने एक MCQ चूज़ कर लिया है जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड बतानी है। तो एग्रीगेट डिमांड होती है C+I+G+X-M। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, उसने हमें एक्सपोर्ट्स दी नहीं है। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं दी तो क्या करें, देयर इज़ नो एक्सपोर्ट। सो कौन से क्या लिखेंगे, शाबाश, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से निकालें। C+I+G, एक्सपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट ही रख के ट्रीट करो इसको जल्दी से। व्हाट आंसर यू गिव, शाबाश। सो दिस इज C+G+G, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, ठीक है जी। तो ये बच्चों जो है आपने इसको कैलकुलेट करना है। महानूर का आंसर ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस इंपोर्ट्स। अच्छा बच्चों, तो ये हमने बात कर ली कि अगर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं तो ये हमारा फाइनल सेक्शन बन जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक बच्चों आज का हमारा अगर टॉपिक जो है वो हो गया, जिसके अंदर हमने नेशनल इनकम के एस्पेक्ट्स, उसकी कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल पास पेपर के हल कर लिए। अब हमारा अगला एजेंडा क्या है कि कल से हम शुरू कर देंगे डिमांड एंड सप्लाई। तो आप कहेंगे सर डिमांड एंड सप्लाई कितनी दफ़ा आपने पढ़ानी है, आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ाई थी, फिर चैप्टर 3 में उसकी लॉसिसिटी निकाली थी, और अब आप फिर आ गए डिमांड एंड सप्लाई के भी। इसीलिए तो आपको इस सेक्शन में पहले ले आए थे कि कल से हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शुरू करेंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई से हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात। तो दिस इज़ व्हाट द अवर नेक्स्ट एक्शन प्लान। तो ये बच्चों आज का हो गया हमारा लेक्चर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आज की अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू द 1 to 100% रेटिंग, तो कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। सो 100%